अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड 9। बेटे चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 जो है हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके थे। आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमें इसमें पढ़ने हैं 3 एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पढ़ा था। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 विच इज़ ऑन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 ओपन कीजिए। पेज नंबर 18 पर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सम पीसेज ऑफ मीट वर पुट इन अ बॉटल हुज माउथ वाज कवर्ड with a gauze. Thus air could enter the bottle while flies remained out. Again, no maggots appeared on the piece of meat, even after many days, in spite of the fact that the entry of air was possible. इसमें कह रहे हैं कि जो है मीट के कुछ पीसेस को एक बॉटल में रखा गया, जिसके माउथ को कवर किया गया था एक गॉज से। गॉज मीन्स कि एक जालीदार ढक्कन टाइप कुछ बनाया हुआ था, उससे उसको कवर किया और ताकि उसमें जो है एयर जा सके उस बॉटल के अंदर। उस बॉटल के अंदर एयर जाए लेकिन फ्लाइज ना जाएं। इससे ये हुआ कि उसमें कोई मैगट्स अपीयर नहीं हुए, कुछ भी जाहिर नहीं हुआ मीट के पीस पर। और जो है ये सपोर्ट में ये किस थ्योरी, किस कॉन्सेप्ट को फेवर कर रहा था, ये बायोजेनेसिस को फेवर कर रहा था। These experiments provide evidence supporting the idea that only living beings rise to living beings. Thus, the concept of the biogenesis is correct and that of abiogenesis is wrong. ये भी रेडी का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने ये बताया कि जो है बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, जबकि ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट गलत है। उनके कुछ दिनों के बाद मतलब 1748 में निधाम एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया। निधाम के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि इसने क्या किया। निधाम्स एक्सपेरिमेंट, लास्ट हेडिंग है आपके पास। In 1748, an English scientist Nidham boiled meat in water, poured this gravy in bottles, and closed their mouth with cork. After a few days, many microorganisms were produced in these covered bottles. This once again excited the believers of abiogenesis. इन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इन्होंने मीट को बॉईल किया और उसका जो वाटर था उसे एक बॉटल में, एक फ्लास्क में रखा और उसे कॉर्क से कवर कर दिया। थोड़े दिनों बाद उन्होंने देखा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने एक्साइट कर दिया, मतलब कि दोबारा से पुरजोश कर दिया उन लोगों को जो कि ए बायोजेनेसिस के फेवर में थे। अच्छा, अब ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट खत्म जो साइंटिस्ट ने किया उनका नाम है पास्चर, लुइस पास्चर। ठीक है, पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसे हम नाम देते हैं पास्चर्स एक्सपेरिमेंट का। पेज नंबर 19 पर ये है। पेज नंबर 19 पर क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। द आर्ग्यूमेंट ऑन द इश्यू ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस कंटिन्यूड अप टू मिडल ऑफ 19th century till Louis Pasteur, a renowned French scientist, proved with experiments that abiogenesis could not occur in the present environment of the earth. लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया 19th सेंचुरी के मिडिल में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ए बायोजेनेसिस नहीं हो सकती। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। In 1864, Pasteur performed his experiment in front of the commission formed of noted biologists to resolve this issue. He took flask which had long curved S-shaped neck. He added fermentable infusion, yeast, sugar plus water in bottles and left their mouth open. 1864 में पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कई बायोलॉजिस्ट के सामने, इस इशू को ख़त्म करने के लिए, इस इशू को हल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए।
उन्होंने एक फ्लास्क लिया। फ्लास्क इस शेप का था, फ्लास्क इस शेप का था कि जो है उसका जो एक नेक तरह का बना हुआ था वो एक लंबा सा था, पतली रॉड लाइक एस शेप में, मतलब कि कर्व शेप में। आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है इसी पेज पर। अच्छा, अब उस फ्लास्क में उन्होंने क्या डाला, एक इन्फ्यूजन डाला जो कि बना हुआ किससे था, यीस्ट से, शुगर से और वाटर से। ये डाला उसने बॉटल में और उसका माउथ ओपन करके रख दिया। The yeast infusions were boiled in the flask and let steam released out of the neck of each flask. इसमें हुआ क्या कि उन्होंने यीस्ट इन्फ्यूजन जो उन्होंने डाला था उसको बॉईल किया और उस एस शेप जो नेक था उसका फ्लास्क का, उससे स्टीम को पास आउट होने दिया। देन फ्लास्क वर अलाउड टू कूल, फिर फ्लास्क को ठंडा किया गया। नो लाइफ वॉज प्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ सेवरल डेज। कोई लाइफ उसमें प्रोड्यूस नहीं हुई काफ़ी दिनों बाद भी, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग अलॉन्ग विद इनकमिंग एयर गॉट स्टक अप इन ऑन द कर्व्ड वॉल्स ऑफ द ग्लास नेक। वजह क्या थी कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई? वजह ये थी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने की कोशिश करता था वो फंस कहाँ पर जाता था, जो कर्व था ना फ्लास्क में, वहाँ वो स्टक हो जाता था। इसी वजह से वो इन्फ्यूजन तक नहीं पहुँच सका और उस इन्फ्यूजन में कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई। To prove this, he broke up the curved annex so that now contaminated air could reach directly into the infusion. तो उन्होंने बाद में किया क्या कि उस जो एस शेप नेक था उसका, उसको तोड़ दिया, तो जो कंटेमिनेटेड एयर मींस कि जो पॉल्यूटेड एयर थी वो कहाँ, डायरेक्ट इन्फ्यूजन में शामिल हो गई। इट वॉज ऑब्जर्व दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर प्रोड्यूस्ड विद इन 48 आवर्स। तो जब उन्होंने उस नेक को तोड़ा उसके बाद ऑब्जर्व क्या किया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 48 घंटे के अंदर से प्रोड्यूस हो गए। दिस प्रूव दैट इफ केयर वॉज टेकन एंड नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर स्पोर्स वर अलाउड टू रीच द इन्फ्यूजन, नो लाइफ कुड बी प्रोड्यूस्ड। इस बात ने, इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव क्या किया कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उसके स्पोर्स को एंटर ना होने दें उस इन्फ्यूजन में, तो कोई जिंदगी, कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं होगी। ही रिजेक्टेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कमीशन डिसाइडेड इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। जो बायोलॉजिस्ट का कमीशन बैठा था इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये डिसाइड किया कि बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ही ठीक है, जबकि ए बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आप आ जाइए आपके वर्क के ऊपर। आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे साइंटिस्ट के बारे में, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। पेज नंबर 11 निकालिए, ओपन योर पेज नंबर 11 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन लिखे मुस्लिम्स एंड अदर बायोलॉजिस्ट, जहाँ से स्टार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। राइट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। इसके बाद सारे साइंटिस्ट के नाम आपने नहीं लिखने, जो साइंटिस्ट मैं बताती जाऊं उसे टिक मार्क कर लें और जो है उन साइंटिस्ट के नाम के साथ आपको उसका कंट्रीब्यूशन, मतलब कि उसका पैराग्राफ लिखना है। नंबर 1 है आपके पास जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान का कंट्रीब्यूशन आप लिखेंगे। नंबर 2 अब्दुल मलिक आसमई। अब्दुल मलिक आसमई का पूरा कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। अली बिन रब्बान तबरी का नहीं लिखना। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। थर्ड आप लिखेंगे अल फाराबी। थर्ड लिखेंगे आप अल फाराबी, उसका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। फोर्थ लिखेंगे इब्नुल हैसम। फिफ्थ लिखेंगे बू अली सीना और लास्ट लिखेंगे अली बिन ईसा। जो नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ वो ही साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आपने लिखनी है, इसके अलावा आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखेंगे पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर लिखेंगे आप क्वेश्चन, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। राइट द, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट। ये लिखने के बाद
नॉन मुस्लिम कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट की हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद अगेन मैं जिन जिन साइंटिस्ट का नाम बताती जाऊँ सिर्फ उन साइंटिस्ट के बारे में लिखना है। पहला साइंटिस्ट लिखेंगे आप गैलीलियो, गैलीलियो के बारे में लिखेंगे। नंबर 2 रॉबर्ट हुक के बारे में लिखेंगे। नंबर 3 लिनायस के बारे में लिखेंगे। नंबर 4 शेल्डन एंड शवॉन के बारे में लिखेंगे। नंबर 5 चार्ल्स डार्विन के बारे में लिखेंगे, जो पिक्चर से ऊपर है, चार्ल्स डार्विन। नंबर 6 और 7 लास्ट के दोनों हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल एंड वाटसन एंड क्रिक। ये 7 नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखने हैं आपने। यहाँ तक आपने अपना वर्क करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स का वर्क दूंगी जो कि बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के फेवर में था। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप स्कूल आकर इसको डिस्कस कर सकते हैं टीचर से, लेकिन काम आपने बिल्कुल ठीक करना है अपनी कॉपी में। आज का लेक्चर यहीं तक, वर्क भी यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे का वर्क देखेंगे। थैंक यू।